नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त ने हमें आज़ादी दिलाई, लेकिन 26 जनवरी ने हमें डायरेक्शन दिया। 15 अगस्त की वजह से हमें डिसीजन लेने की आज़ादी मिली, लेकिन 26 जनवरी यानी कि संविधान ने हमें डिसीजन लेने का सही तरीका सिखाया। इसीलिए आज का दिन इतना ज़्यादा पावरफुल है। सोचिए ज़रा, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है जो अपने अतीत को ही भूल जाए। आज का दिन यानी कि गणतंत्र दिवस फ्रीडम फाइटर्स और आज के यूथ के बीच का एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज है, यानी कि उनके सैक्रिफाइस की वजह ही एक्चुअली हमारे अपॉर्चुनिटी को असली मीनिंग दी। उनकी सैक्रिफाइस की वजह से ही आज हम लोग अपने सपने देख सकते हैं। तो आज का दिन ये हमें याद दिलाता है कि आज की आज़ादी कल की जिम्मेदारी है। आज का दिन रिपब्लिक डे से हमें 2 मंत्र मिला, एक नहीं 2 मंत्र मिले। पहला आता है जो हमारे पास्ट से है, वंदे मातरम, और दूसरा जो हमारे फ्यूचर्स की ओर देखता है, आत्मनिर्भर भारत। आप इमेजिन कीजिए उस वक्त को जब लोगों के पास ना राइट्स था, ना पावर थे कुछ भी करने या सोचने का, फिर भी वो लोग स्ट्रांगली डटे रहे और लड़ते रहे। तो ये करेज उनको कहाँ से मिला? ये करेज उनको इसी गीतों से मिला। वंदे मातरम जैसे गीतों से ही उनको ये करेज मिला। वंदे मातरम सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है, बल्कि ये तो यूनिटी, करेज और आइडेंटिटी को लपेटकर, वर्ड में लपेटकर दिया गया एक स्ट्रॉन्ग जवाब है। वंदे मातरम हमारे भारत को जीती जागती माँ के रूप में सम्मान देती है, जो हमें नॉरिश करती है। किस चीज़ से? ठंडा हवा और पानी से, खाना से, फसलों से, हरी भरी फसलों से, फल से, फूल से, जो प्राकृतिक समृद्धि है जिससे हम नॉरिश होते हैं। यही वो गीत है जिसकी वजह से जब स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर वाला स्ट्रगल चल रहा था, तो सबके अंदर एक स्ट्रॉन्ग करेज और यूनिटी पैदा की थी इसी गीत की वजह से। तो ये मंत्र हमें ये सिखाता है कि भारत से जो हमारी भावना जुड़ी, यानी कि भारत माता से जो हमारी भावना जुड़ी है, वो सिर्फ भावना के रूप में नहीं, बल्कि उसके नेचर और उसके हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर हम हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे तो इंडिपेंडेंस की क्या वैल्यू रह गई? मतलब किसी भी चीज़ के लिए हमको दूसरों पे, दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहना पड़े तो इंडिपेंडेंस की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। यहीं से आता है ये आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट। ये हमें सिखाता है कि खुद से क्रिएट करना, खुद से इनोवेट करना, खुद के पैरों पे खड़े रहना, बिना दूसरे दुनिया के, मतलब बिना दूसरे कंट्री के दरवाजे बंद किए, मतलब और दूसरी कंट्री को अपॉर्चुनिटी देना है अपने देश में, लेकिन अपने देश को दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना, दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना। जैसे कि चाइना का सब चीज़ खुद का अपना है, आप उसका सिस्टम, एक सिस्टम उसका खुद का अपना बनाया हुआ है, कीबोर्ड तक उसका अपना बनाया हुआ है, सर्च इंजन खुद का अपना बनाया हुआ है, जबकि इंडिया के पास एक सिंपल सा सर्च इंजन भी नहीं है। तो हमारा कंट्री तभी फुल्ली इंडिपेंडेंट हो सकता है जब वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, टेक्नोलॉजिकली कैपेबल हो और सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इंडिपेंडेंस नेशन काहे का? तो हमें खुद पे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये सब चीज़ गेन करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। 26 जनवरी से पहले आता है 3 दिन पहले 23 जनवरी। इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। ये दिन हम लोग पराक्रम दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। आज़ादी से पहले सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यही फौज मिलिट्री, मतलब ब्रिटिशर्स फोर्स पे मिलिट्रिकली और साइकोलॉजिकल ऐसा प्रेशर बना दी थी, जिससे कि ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि इंडिया को सिर्फ पॉलिटिकली नहीं जीत सकते, बल्कि वो हमें फोर्स से भी चैलेंज कर रहे हैं। आज़ाद हिंद फोर्स और ये सुभाष चंद्र बोस का बोल्ड एक्शन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को एक नया मोड़ दिया
और ब्रिटिश रूल के फाउंडेशन को हिला दिया। ये ऐसा प्रेशर क्रिएट किए जिनकी वजह से 1947 में हम लोग को आज़ादी का एक रास्ता मिल गया। मतलब एक क्रूशियल, ये प्रेशर ही एक क्रूशियल रोल प्ले किया जिसकी वजह से हमें ये इंडिपेंडेंस डे मिला। पराक्रम दिवस हमें नेताजी जैसे करेजियस लीडर का याद दिलाता है जिन्होंने इंडियंस को अपने लिए फियरलेसली और यूनाइट होकर खड़े होना और लड़ना सिखाए। इनकी यानी कि रिपब्लिक डे इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि इनके करेज की वजह से ही हमें वो इंडिया को ये भरोसा हुआ कि हम लोग खुद गवर्न कर सकते हैं। इसीलिए 26 जनवरी सिर्फ रिपब्लिक डे सिर्फ लॉ का सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि ये इस करेज का सेलिब्रेशन है जिनकी वजह से ये लॉस पॉसिबल हुए। इसीलिए जब हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं तो हम उन ब्रेवरीज, उन करेज को भी याद करते हैं जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ तक आ पाए। इसीलिए इस रिपब्लिक पर हम हर उन विजनरी और उन फ्रीडम फाइटर को सत सत नमन करते हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ हमें आज़ादी मिली बल्कि भारत का संविधान भी मिला जो हमारे डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। एक रिपब्लिक सिर्फ गवर्नमेंट का एक सिस्टम नहीं होता, वो एक प्रॉमिस होता है इक्वालिटी का, लिबर्टी का, जस्टिस का, फ्रेटर्निटी का, हर वो देशवासी के लिए। इसीलिए एक सच्ची देशभक्ति सिर्फ सेलिब्रेशन तक सीमित नहीं होती, वो तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू को फॉलो करना ही एक्चुअली में असली देशभक्ति है। इसीलिए आज जब हम इस रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी रिपब्लिक को सेफगार्ड करने का मतलब करप्शन से, इनजस्टिस से, पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, हंगर से, इन सब से साथ में मिलकर ऑनेस्टली यूनाइट होकर फाइट करना भी है। तो आइए हमारे हर एक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे उस वर्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब एक मिनट जब आप अपने आज सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या हम उसी भारत में जी रहे हैं जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो हमारा भारत कुछ इस प्रकार है जहाँ पे लोग के मन डर से मुक्त हो, जहाँ पे हर एक नागरिक सम्मान से सर ऊंचा करके जी सके, जहाँ पे शिक्षा मुफ्त हो, जहाँ पे सच्चाई दिल की गहराई से निकले और दिल तक छू जाए। टैगोर चाहते थे कि हम हमेशा लगातार प्रयास करते रहें और आगे की तरफ बढ़ते रहें, सोच को सम्मान मिले, मेहनत को सम्मान मिले और हम लोग एक सही राह पे आगे बढ़ते चले। तो आज हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस भारत को साकार करें जहाँ पे सोच खुली हो, मेहनत को वैल्यू मिले और हर एक नागरिक देश को आगे बढ़ाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे। आज भारत इस चौराहे पे खड़ा है जहाँ पे हमारे पास अपार प्राकृतिक संपदा है, दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाली युवा शक्ति है और साहस से भरा गौरवशाली इतिहास भी है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रगति कभी भी उपलब्धियों से नहीं नापी जाती, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि अभी कितना काम करना बाकी है या कितना काम हो चुका है। और आम नागरिक के संघर्ष को देखकर हमें ये पता चलता है कि अभी लंबा चलना बाकी है। आप इसे इस तरह से समझो कि जिम्मेदारी के बिना स्वतंत्रता को इस तरह से है जैसे कार के बिना ड्राइवर, जो चलती तो है लेकिन सही डायरेक्शन और सही मंजिल पर कभी नहीं पहुंचती। सब लोग क्रिकेट तो देखते ही होंगे, तो आप इसको क्रिकेट से भी जोड़ के देख सकते हो कि हमारे क्रिकेट टीम में बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन एक सही रणनीति और बिना अनुशासन के हम कभी भी खेल जीत नहीं सकते। इतिहास हमें बार बार दिखाया है कि एक सही नेतृत्व के अंडर में किसी भी देश का भविष्य बदल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सिंगापुर कभी एक ऐसा कंट्री हुआ करता था जहाँ पे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सब समस्या भरी पड़ी थी, लेकिन एक सही नेतृत्व ली कुआन यू के आने से उस देश की दिशा और भविष्य दोनों ही बदल गई। तो भारत में भी हमें ऐसे नेता की ज़रूरत है जिनमें गांधी जैसे दृष्टिकोण हो,
लाल बहादुर शास्त्री जैसी ईमानदारी हो, अब्दुल कलाम जी जैसे सुरक्षा कवच का ज्ञान हो, सुभाष चंद्र बोस जैसे साहस हो, पटेल जैसी एकता हो और बाबा साहेब जैसा संवैधानिक ज्ञान हो का भंडार हो। तो ऐसे नेतृत्व आज भारत को चाहिए, क्योंकि सही नेतृत्व ही किसी भी राष्ट्र की दिशा और भविष्य दोनों बदल सकती है। आप नेता का चयन करना कुछ ऐसा समझो जैसे कि आप एक समुद्री तूफान में फंसे हो, जहाँ पे हम कोई एक लोकप्रिय आदमी को नहीं चुनते, बल्कि उस व्यक्ति को चुनते हैं जो हमें उस समुद्री तूफान से निकालना जानता हो। अगर स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ हम तक पहुंच रही होती तो वो हमसे यही कहते कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हमारे फ्रीडम फाइटर्स अपने हर कोने से, देश के हर कोने से देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अपना अमूल्य सेवा प्रदान किया, जिसके बलिदान से हमें ये स्वतंत्रता मिली। उनका ये ऋण हम लोग कभी नहीं चुका सकते। अक्सर लोग आपस में बातें करते रहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि सारी पावर तो हमारे ही पास है। हमारा संविधान का सोच ही शुरू होता है कि हम भारत के लोग, जनता दरबार, जनता के लिए। तो जब पावर हमारे हाथ में है तो जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। हम जो नेता को चुनते हैं वो हमारे ही चुनाव का प्रतिबिंब होता है, तो जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है। स्वतंत्रता बलिदानों से मिली है और उसका भविष्य हमारे आज के लिए हुए निर्णय पे डिपेंड करता है कि आज हम क्या निर्णय लेते हैं। उस पे तय होता है कि उसका भविष्य एक्चुअली में क्या होगा। इमेजिन कीजिए कि आपके बाप दादा आपके लिए एक अमूल्य जमीन छोड़ के गए, जिनके लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही कठिनाई उठाई। तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उस जमीन की जिम्मेदारी लें और उसे सहेज के संभाल के रखें, या आप उनके बलिदान को यूं ही जाने देंगे? तो फिर हमारी वास्तविक भूमिका क्या है? ये सुनने में जितना कठिन लग रहा है उतना है नहीं। ईमानदारी के आधार पे वोट दें, पहचान के आधार पे नहीं। अपने मत को कभी भी अस्थायी लाभ के लिए ना बेचें। अपने आप किसे वोट दे रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखें, उनके बारे में नॉलेज रखें। और अगर आपको कोई भी जो भी है इलेक्शन में खड़ा, अगर आपको कोई भी योग्य नहीं, जो कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं लग रहा, तो नोटा का प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात, स्वयं को शिक्षित करें और अपने आसपास के लोगों को भी सशक्त बनाएं, क्योंकि एक जागरूक मतदान सिर्फ वोट नहीं देता, वो देश के भविष्य को भी आकार देता है। स्वतंत्रता यानी कि लोकतंत्र हमेशा एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक पर निर्भर करता है। लोकतंत्र कुछ ऐसा है जैसे कि पॉटलक डिनर समझ लो। पॉटलक डिनर मतलब जहाँ पे लोग सामूहिक रूप से डिनर करते हैं और सब अपने अपने पसंद की चीज़ें लाते हैं। तो उसी तरह से लोकतंत्र को भी समझो कि एक पॉटलक डिनर है, जहाँ पे अगर हर लोग गुणवत्ता से भरा और स्वादिष्ट भोजन लाएंगे तो डिनर का मजा ही कुछ और होगा। और अगर सब लोग खराब भोजन लाएंगे, जिसका स्वाद नहीं अच्छा है और भोजन भी खराब है, तो सोचो डिनर का मजा क्या होगा, खराब होगी, है ना। ठीक है, मतदान हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी वहीं खत्म नहीं होती। असली बदलाव तो तब आता है जब हम सक्रिय रूप से अपने समुदाय में जुड़ें। कल्पना कीजिए कि हर गली, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में ऐसे लोग जो छोटे छोटे नेतृत्व कर रहे हो, जैसे कि सुरक्षा का कार्य हो, या फिर एजुकेशन का कार्य हो, या फिर स्वच्छता अभियान हो, क्योंकि नेतृत्व वहीं से शुरू होती है। और ऐसे लोगों को पहचानना और उनका समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सक्रिय नागरिक यानी कि एक्टिव सिटीजन का अर्थ होता है कि हम जमीनी स्तर पर ईमानदारी का समर्थन करें और नैतिक लोगों को नेतृत्व में आने के लिए प्रोत्साहित करें। कोई भी अच्छे नेता को नेतृत्व में आने के लिए उसको हम प्रोत्साहित करें। देखिए, एक सच्चा नेतृत्व हमेशा ऊंचे मानकों और कठोर निर्णयों की मांग करता है, तो उससे घबराए ना, क्योंकि वो हमारे देश के भविष्य के लिए ही होता है। और हाँ, अपना वोट
तत्काल लाभ के लिए बेचना आपको आकर्षक लग सकता है, लेकिन आप बार बार ऐसा करते हो तो आप अपने भविष्य को खुद ही बेच रहे होते हो। तो ऐसा करना सही नहीं है। और आप सोचो कि अगर सांसद में सच में वैसे लोग भर जाएं जिनको सही में देश की परवाह हो, तो क्या होगा? भ्रष्टाचार सिमट जाएगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों से समान तरह का व्यवहार होगा। यहाँ पे एक डायलॉग हमको याद आ रहा है, जो आप लोग शायद वो मूवी देखे होंगे, रंग दे बसंती का। उसमें कहा गया था कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो चलिए आज हम वो लोग बने जो अपने देश को परफेक्ट बनाए, ना कि किसी और का इंतजार करें कि वो आएंगे तो करेंगे। अपने देश को आप शरीर की तरह समझिए। जैसे एक शरीर छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है, उसी तरह से हमारा देश हर एक नागरिक से मिलकर बना है। अगर हर सेल अपना काम अच्छे से करे तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा। उसी तरह से अगर हर नागरिक अपना काम सही से करे तो हमारा देश स्वस्थ और मजबूत रहेगा। लेकिन अगर एक भी सेल उसमें खराब काम करना शुरू कर दे तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है। उसी तरह से अगर हर नागरिक कोई एक नागरिक भी अपना काम सही से ना करे तो हमारा देश भी अस्वस्थ हो जाएगा, यानी कि कमजोर हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों ने इस शरीर रूपी देश को हमेशा स्वस्थ रखा और स्वस्थ रखने के लिए उसने अमूल्य बलिदान दिया। तो हम लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि ईमानदारी से और सोच समझकर वोट दें। आपकी एक छोटी सी ईमानदारी हमारे देश को स्वच्छ यानी कि स्वस्थ बना सकती है, मजबूत बना सकती है। वैसे ही जैसे कि एक स्वस्थ भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है और फलने फूलने देता है। तो आइए हम वो ईमानदारी का कदम उठाएं। आपसे मेरा एक सवाल है कि जैसे आप अपने घर के लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढते हो, मतलब जिम्मेदार आदमी ढूंढते हो, और उसको ढूंढने के लिए आप कितना पता करते हो कि उसका बैकग्राउंड तो सही है, वो कहीं चोर बैकग्राउंड का तो नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। मतलब एक चौकीदार ढूंढने के लिए, आप अपने घर के चौकीदार ढूंढने के लिए इतना पता करते हो, मतलब इतना तहकीकात करते हो। तो अपने देश की जिम्मेदारी बिना जाने किसी भी व्यक्ति के हाथ में कैसे सौंप देते हो? सत्ता में एक गलत नेतृत्व आपकी सोच से भी कई ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है हमारे देश को। जब भी आप वोट दें तो आप ये सोचें कि क्या ये मेरे बच्चों का भारत मेरे भारत से बेहतर बनाएगा? ये क्वेश्चन आप अपने मन में जरूर सोचें। कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहाँ पे भ्रष्टाचार भरा हुआ था और बहुत ही कमजोर अर्थव्यवस्था थी, पूरा देश ही तहस नहस था, और वहाँ पे एक सही नेता आकर के सब चीज, मतलब उस देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। वहाँ पे लोग शिकायत नहीं किए, बल्कि अनुशासन के साथ योजना बनाए और उसको अमल किए, और फिर पूरे देश को ही बदल डाला। सिंगापुर आज वर्ल्ड बेसिस पे एक विश्व स्तरीय राष्ट्र बन चुका है। तो जब सिंगापुर ऐसा कर सकता है तो भारत में भी ये बदलाव कर सकता है। ये बदलाव हमें सिखाता है कि हम लोग, बदलाव संभव है, हम लोग भी वो बदलाव कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें स्वयं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ना कि किसी का इंतजार करना पड़ेगा कि कोई आएगा और सब चीज़ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मुझे फिर से उसी मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, यानी कि रंग दे बसंती का, जहाँ पे जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जो हो रहा है होने दो और बस उसे एक्सेप्ट करो, या फिर उसकी जिम्मेदारी लो और उसे बदलने की कोशिश करो। तो आप आज कौन सा पाथ चूज करते हैं, हमें कमेंट में बताएं। तो चलिए आज हम एक स्टडी करते हैं और सिंगापुर से कुछ सीखते हैं कि कैसे वो 8 स्टेप में सिंगापुर की दशा और दिशा दोनों ही बदल डाले। तो उनसे कुछ सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने देश में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो हम लोग भी कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं। सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम की, तो वहाँ पे हर बच्चे गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में ही जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का रेशियो कुछ बहुत कम होता है, मतलब 1:15 समझ लीजिए, मतलब एक टीचर पे 15 स्टूडेंट। ऐसा करने से सारे बच्चे को एक पर्सनल अटेंशन मिलता है और उनकी
पढ़ने की मतलब सीखने की क्षमता बढ़ती है। और इंडिया में क्या है कि 60 से 70% गवर्नमेंट स्कूल है और 30 से 32% प्राइवेट स्कूल है, जो कि खराब नहीं है, बुरी भी नहीं है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि हर बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जाएं, इंडिया में भी हर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएं और गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी एजुकेशन इंक्रीज हो जाए, ट्रस्ट इंक्रीज हो जाए, तो क्या हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा? अगर हमारे देश में भी शिक्षा में जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है कम रहे और एक टीचर हर स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन दे सके, तो क्या बच्चों की सीखने की योग्यता बढ़ेगी नहीं? खुद से सवाल कीजिए। सिंगापुर में एक ऐसा सिस्टम है, यानी कि इजी एंड ट्रांसपेरेंट एडमिशन सिस्टम है। वहाँ पे पेरेंट्स ऑनलाइन बैठ करके स्कूल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कितने सीट अवेलेबल हैं, यहाँ तक ये भी डिटेल्स निकाल सकते हैं, कितनी वैकेंसी अवेलेबल है, ये सारे ट्रांसपेरेंट है। और इस बेसिस पे वो अपना मतलब चयन करते हैं कि कहाँ पे मुझे बच्चे को देना है। वहाँ पे एक और ऐसा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, जो सिर्फ एकेडमिक मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं होती, जहाँ पे अदर टैलेंट को भी ग्रो करने का मौका मिलता है, जैसे कि स्पोर्ट्स हुआ, आर्ट्स हुआ या लीडरशिप, ये सारे टैलेंट्स भी अगर आप में है तो वो भी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला सकता है। तो ये सारे चीज़ सिंगापुर के सिटी में एजुकेशन सिस्टम में है। भारत में भी कुछ ऐसा है, आरटी एक्ट 2009 है, जिसके तहत वैसे इकोनॉमिकली कमज़ोर स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है, यानी कि 25% सीट उसके लिए फ्री होती है, जो कि एक सराहनीय कदम है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि ये सिस्टम भी हो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ इंग्लिश मीडियम के मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए शहरों में भागते हैं, एडमिशन कराते हैं। तो हमारे भारत में भी कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सिर्फ मार्क्स बेसिस पे एडमिशन ना हो, बल्कि अदर टैलेंट को भी ग्रो करने का मौका मिले और एडमिशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी और ऊंची जा सकती है। आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखे होंगे कि जो टैलेंटेड हैं, लेकिन सिर्फ मार्क्स उनकी कमाई तो वो एडमिशन नहीं ले पाए। तो ये और उसमें अदर टैलेंट्स होती है, तो ये टैलेंट्स को ग्रो कराना ये एक ज़रूरी और एक सराहनीय कदम होगी, और हमारे शिक्षा व्यवस्था भी आगे बढ़ सकती है अगर हम ऐसा कुछ कदम उठाएं और अदर टैलेंट को भी मौका दें। दूसरा है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। एक ऐसा देश जहाँ पे मिनिस्ट्री की भी वोट लगा सकते हैं। सोचिए, सिंगापुर में कुछ ऐसा ही है कि CPIB एक ऐसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है जहाँ पे मिनिस्ट्री की भी जांच पड़ताल हो जाती है और उसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। वहाँ पे हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि पेमेंट, गवर्नमेंट पेमेंट या फिर टेंडर, सबको ट्रेसेबल बनाया गया है। एक कुछ ऐसा जैसे कि एक फुटप्रिंट छोड़ दिया जाता है जिसे कभी इरेज नहीं कर सकते। तो इमेजिन कीजिए इंडिया में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम हो, तो जैसे कि CBI हुआ, ED हुआ या लोकपाल हुआ, इनको इंडिपेंडेंट बना दिया जाए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें बिल्कुल भी कम हो, यानी कि ये किसी भी की भी वोट लगा सकते हो। तो ऐसा करने से करप्शन घटेगा नहीं, बल्कि एक क्या बोलते हैं उसको, डूबता हुआ बिजनेस बन जाएगा, है ना। हर पेमेंट को डिजिटलाइज कर दिया जाए, जितने भी पेमेंट्स हैं सबको डिजिटल कर दिया जाए, उसको ट्रेस कर सके। जितने भी गवर्नमेंट्स पेमेंट होते हैं या कोई भी पेमेंट सिस्टम होता है वो डिजिटलाइज हो जाए, तो इससे हमारी और एक फास्ट ट्रैक करप्शन कोड बनाया जाए, जिसमें कोई भी केस सालों तक ना लटका रहे, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। क्योंकि रियल बदलाव तभी हो सकता है जब कोई भी चीज़ लॉ से ऊपर ना हो, मतलब सबसे ऊपर लॉ हो, उससे ऊपर कुछ भी ना हो, और ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक नॉर्मल सिस्टम बन जाए। मतलब आप ऐसा समझ लो कि मतलब अगर जितने भी गवर्नमेंट डील होते हैं सब ट्रांसपेरेंट हो गए तो कोई भी चीज़ छुपाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब थर्ड पॉइंट है क्लीन एंड रिलायबल एग्जाम सर्विस। सिंगापुर में कोई भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है ना, तो उसको बिल्कुल सैटेलाइट लॉन्च की तरह सीरियस लेता है कि लास्ट मिनट में कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए, कोई भी पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वहाँ पे डेडलाइन होता है, कोई भी सजेशन नहीं होता, और अगर उस डेडलाइन को मीट नहीं करेंगे तो उसके लिए मतलब पनिशमेंट मिलती है। तो इंडिया में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम हो, कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जो इन सब एग्ज़ाम को मॉनिटर करे, जैसे कि SSC, UPSC, स्टेट PCS, जो एक डेडलाइन वाला टाइम को फॉलो करे।
मतलब कोई भी लास्ट मोमेंट में चेंज ना करे। और अगर मतलब एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट कर रहा है उसकी वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है, तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ को पेनल्टी फेस करनी पड़े। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक डिलीवरी एजेंट को लेट डिलीवरी करने पर कंपनी फाइन भरती है, वैसा ही सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, एजुकेशन और पब्लिक सर्विस जो होती है ना, वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, क्योंकि इसी पर लाखों लोगों का भविष्य टिका होता है। आप इमेजिन करो वो वाला सिचुएशन जब ट्रेन बहुत लेट होती है तो आपको कितना फ्रस्ट्रेशन होता है ना। तो सोचिए कि जब आपका कैरियर सिर्फ एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने से सालों लटक जाए तो कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। तो हमें उसी दर्द को कम करना होगा और हमारे सिस्टम को, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ को बेहतर बनाना होगा। अब फोर्थ पॉइंट है अफोर्डेबल होम एंड बेटर सिटी। सिंगापुर के HDB यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने अफोर्डेबल फ्लैट बनाया और हॉस्पिटल, स्कूल सब कुछ आसपास बनाए, बिल्कुल बहुत ही नज़दीक वे में। इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों का टाइम भी बचा और मनी भी बचा। वहाँ पे 80% सिंगापुरियन रहते हैं SB फ्लैट में, जो कि वेल प्लान फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि कुछ ऐसे सिटी की जो प्लानिंग हो कि वहाँ पे सब चीज़ आसपास हमें मिले, जैसे कि हाउसिंग, हमारा हॉस्पिटल हुआ, स्कूल, बच्चों का स्कूल हुआ, ये सब आसपास हो, जिससे हम अपने टाइम और मनी दोनों को बचा सकें। यानी कि ये जो PM आवास योजना आती है वो उस गारंटी के साथ, वो सिर्फ छत ना दे, वो एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमें मिले, ताकि हम उसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सके और उसमें रह सके। क्योंकि कोई भी एक अच्छा शहर सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनती है, बल्कि वहाँ के रहने वाले लोगों से बनती है। आप इसको ऐसे समझो कि अगर आपका स्कूल यानी आपका जॉब, आपके बच्चों का स्कूल और हॉस्पिटल सब 15 मिनट के रेडियस में हो तो कितना आसान हो जाएगा। नहीं, आप अपने फैमिली को टाइम दे पाओगे, आपका टाइम बचेगा, अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे, आपका मनी बचेगा और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, है ना। अब हम बात करते हैं जॉब और इंडस्ट्रीज ग्रोथ की। यही एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी कंट्री का मतलब इकोनॉमिक बैकबोन मतलब स्ट्रांग होता है। तो सिंगापुर में क्या है कि इंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ही काम आसान कर दिया गया है। यानी कि एक सिंगल क्लियरेंस विंडो है। यानी कि आप समझो ऐसे कि अगर आपको कोई भी बिजनेस रजिस्टर करना हो या फिर लाइसेंस लेनी हो या फिर किसी भी तरह की लीगल्स काम कराना हो, तो आपको एक जगह जाना है और आपका सारा काम हो जाएगा। हर ऑफिस टू ऑफिस भागना नहीं पड़ेगा। सिंगापुर ने हैविली इन्वेस्ट किया किस पे? एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज पे, जो उसके देश के लिए पैसा लाया बाहर से और वो अपने वर्कर के स्किल्स को अपग्रेड करने में लगाया। तो इससे उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हुई। अब आप इमेजिन करो कि इंडिया में भी कुछ ऐसा हो तो एंटरप्रेन्योर के लिए कितना आसान हो जाएगा ना, कि रियल सिंगल विंडो सिस्टम हो, जिससे कोई भी स्टार्टअप या MSME खोलना बहुत ही आसान हो जाए। या फिर हम लोग उस सेक्टर पे फोकस करें जो स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक हब हो, जैसे लाइक कि IT, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ पे फोकस करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, है ना। तो इंडिया में भी कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप मतलब इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करो, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करो, इन्वेस्ट करो और अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट करो। तो इससे ही जॉब क्रिएट होगी। बिजनेस करना इजी बनाओ तो इससे आपकी जॉब क्रिएट होगी, प्लस आपके इकोनॉमी को एक फ्यूल भी मिलेगा। अब आप अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो न्यूजीलैंड इसमें टॉप पर है। वहाँ पे बिजनेस करना बहुत ही आसान है। आप एक ही दिन में वहाँ पे कोई भी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, कोई भी टैक्स नंबर ले सकते हो। मतलब यहाँ वहाँ पे इतना इजी बनाया गया इस चीज़ को। अब इमेजिन करो कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होता तो क्या इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये इजी नहीं होता कि बहुत सारे आइडियाज़ उनके बिजनेस में कन्वर्ट हो जाते और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ अलग लेवल की होती। अब छठा पॉइंट है एजुकेशन फॉर थिंकिंग माइंड्स। सिंगापुर में क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बाइलिंगुअल पॉलिसीज लाया गया, जिसमें वो मदर टंग सिखाते हैं प्लस इंग्लिश भी सीखनी होती है हर बच्चे को। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा अपने कल्चर से भी जुड़ा रहे और इंग्लिश की वजह से वो ग्लोबली भी कनेक्ट कर पाए। कुछ इंडिया में भी, जैसा इंडिया जो डाइवर्स नेचर का है, बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे बोले जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम ऐसा सिस्टम ला सकते हैं कि 3 लैंग्वेज को कंपलसरी कर दें, जिससे हम अपने कल्चर से भी जुड़े रहें और ग्लोबली भी कनेक्ट कर पाए। फिर
सिंगापुर में क्या है कि एजुकेशन को सिर्फ रट्टा मार की तरह नहीं लिया गया, वहाँ पे फोकस्ड लर्निंग किया गया, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और क्रिएटिविटी को ज़्यादा वैल्यू दिया गया, जिसके थ्रू वो मतलब अपने आप के अपने इनर चीज़ को पहचान सके। इंडिया में भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कुछ ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ मतलब रूट लर्निंग से शिफ्ट होकर के वो रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा होना चाहिए, ताकि बच्चे सिर्फ एग्जाम में पास ना करें बल्कि वो एक्चुअली में रियल लाइफ चैलेंज के लिए भी रेडी हो। मतलब कि कल्चर रूट को ग्लोबल स्किल से ब्लेंड करो, प्लस एजुकेशन को रूट लर्निंग से शिफ्ट करके किधर ले जाओ, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ शिफ्ट करो। इससे क्या होगा कि हम अपने स्टूडेंट को दोनों चीज़ दिए, विंग्स भी दिए और रूट भी दिए। विंग्स की वजह से वो ग्लोबली कनेक्ट कर पाएंगे और रूट की वजह से वो अपने कल्चर से जुड़े रहेंगे। अब बात करते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की। सिंगापुर में पोर्ट हुआ, एयरपोर्ट हुआ या ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है फुल्ली डिजिटलाइज्ड है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सर्विस बहुत ही स्मूथ है, मतलब आपका करप्शन बहुत ही कम है इन सब चीज़ों की वजह से। तो ये जो सिस्टम होता है, मतलब ये सिस्टम की बात नहीं होती, ये लोगों की सोच पे भी डिपेंड करती है। अगर हम एग्जांपल लें जापान का, तो जापान में जो पब्लिक स्पेस होती है ना, उसको नेशनल ट्रेजर की तरह ट्रीट किया जाता है। वहाँ पे ट्रेन टाइम पे चलती है, लोग इधर उधर थूकते नहीं हैं, और अगर गलती से कोई गलती कर भी दिया तो वो बिना ड्रामा के उसे करेक्ट कर जाते हैं। सिंगापुर में भी मेट्रो टाइम पे चलती है, पंक्चुअल है, क्लीन है और अफोर्डेबल प्राइस पे हम उसे हायर कर सकते हैं, मतलब अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाती है। तो ये जो फुल्ली डिजिटल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस सिस्टम से नहीं बनता, बल्कि लोगों की सोच से और उसकी जिम्मेदारी से भी बनता है। आप एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि जापान में, आपको एक स्टोरी सुनाते हैं कि जापान में एक फॉरेनर गया, ठीक है, तो वो ट्रेन में बैठा और बैठने के बाद वो ट्रेन की सीट पे अपना जूता रखा, मतलब अपना पैर रखा, तो सामने एक जापानीज बंदा था, उसने देखा, तो वो क्या किया, उस फॉरेनर के पैर को अपने पैर पे, अपने कपड़े पे रख लिया, मतलब अपने पैर पर रख लिया। तो वो सामने वाला फॉरेनर बहुत ही शर्मिंदा हुआ, उसे खराब लगा, उसने तुरंत माफ़ी मांग ली। तो जापानीज लोगों की सोच थी कि हमारे पब्लिक स्पेस को गंदा करने से अच्छा है कि हम अपने कपड़े को गंदे कर लें, वो ज़्यादा आसान है। तो हमें भी ये सोच डेवलप करनी होगी अपने अंदर की, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है ना, जो हमारी पब्लिक स्पेस है, वो एक तरह से हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑनेस्ट एंड वेल पेड पब्लिक सर्विस की। अगर हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सिस्टम में ऑनेस्ट लोग आए, मतलब ऑनेस्ट लोग इस पोस्ट से अट्रैक्ट हो, तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की जो है सैलरीज बहुत ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। कम से कम इतनी तो बढ़ानी चाहिए कि प्राइवेट कंपनीज में जितनी सैलरी मिल रही है उससे कई ज़्यादा अधिक हो। ऐसा करने से क्या होगा कि मतलब जो स्टाफ है वो ब्राइब लेना कम कर देंगे, मतलब जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में सैलरी मिल जाएगी तो वो ब्राइब क्यों करेंगे, लेंगे ही नहीं। यही सिंगापुर में होता है। अब प्लस सिंगापुर में एक चीज़ और होता है कि अगर आप छोटी सी भी ब्राइब किए हो, मतलब घूस लिए हो, तो उसके लिए भी आपको हैवी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो यही सिस्टम इंडिया में भी करना चाहिए कि अगर छोटी सी भी ब्राइब हो, चाहे वो 1 रुपये की ही क्यों ना हो, तो आपको हैवी पेनल्टी भरनी पड़े, ताकि वो दोबारा उस ब्राइब को लेने से पहले डरे। ये सिस्टम इंडिया में भी करना चाहिए। और इंडिया में जो है गवर्नमेंट सिस्टम में ऐसा रूल बनाना चाहिए कि एक तो आप जॉब सैलरी बहुत अच्छी रखो, प्लस जॉब सैलरी की हाइक जो हो वो उसके डिजर्विंग कैंडिडेट के अकॉर्डिंग बढ़े, मतलब जो जैसा वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बढ़े, ना कि किसी और बंदे को मिल जाए। ये बिल्कुल आप इसको एक क्रिकेट टीम की तरह समझो कि क्रिकेट टीम में क्या होता है, अगर हर खिलाड़ी अपना अच्छा प्रदर्शन दे, कोई एक खिलाड़ी लगातार अपना अच्छा प्रदर्शन दे रहा है, तो प्राइज उसी को मिलनी चाहिए। और अगर ये प्राइज किसी गलत हाथ में पड़ गई तो क्या होगा, टीम का मनोबल गिरेगा और फिर क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो ये सिस्टम खत्म करनी होगी। तो हमें उसी डिजर्विंग कैंडिडेट को हाइक देनी चाहिए जो सही में मेहनत कर रहे हो। इससे ये मैसेज जाएगा कि हमें भी मेहनत करनी है और हमें अपनी सैलरी बढ़ानी है। ये थे सिंगापुर के 8 रूल्स जिसको अडॉप्ट करके सिंगापुर ने अपने
अपनी कंट्री की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। तो ये सारे चीज़ किस पे डिपेंड करता है? एजुकेशन पे डिपेंड करता है। ये सारे बदलाव सिर्फ एजुकेशन पे डिपेंड करता है। एक कंट्री का एजुकेशन सिस्टम ही डिसाइड करता है कि वो कंट्री किस डायरेक्शन में जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल और अवेयरनेस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम किसी भी सिटीजन्स को बहुत ही क्रिटिकली सोचने पे मजबूर करता है, उसे सही सवाल पूछने के लिए देता है और उसे सही डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वो कैसा भी डिसीजन हो, वोट देने का डिसीजन हो या फिर किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का डिसीजन हो या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना हो। सिंपल सा बात है कि अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करो और ये सारी प्रॉब्लम जैसे कि करप्शन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ या फिर भ्रष्टाचार हुआ, इन सब से लड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। सिंपल शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही किसी भी कंट्री का रूट होता है, उसका फाउंडेशन होता है। उसके तहत ही हम अपने कंट्रीज़ को बदल सकते हैं। इसी एजुकेशन के जड़ को स्ट्रॉन्ग करके हम अपने कंट्रीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, ताकि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना मतलब अपने करप्शंस को ठीक करना। ये आप ऐसा समझ सकते हो, ये बिल्कुल घर बनाने जैसा है कि अगर आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किए हो तभी आप अपने दीवारों से उम्मीद कर सकते हो कि वो स्ट्रांगली खड़े रहे। अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो दीवार से उम्मीद करना कि वो स्ट्रांगली डटे रहे, ये वेस्ट है। तो आप अपना, और एजुकेशन सिस्टम ही किसी भी कंट्री का रूट होता है, यानी कि फाउंडेशन होता है। आज फ्रीडम का मतलब फॉरेन रूल से लड़ाई करना नहीं है, बल्कि आपके अंदर के दुश्मन से लड़ाई करना है, जैसे कि इग्नोरेंस, लेजीनेस, कम्युनलिज्म, रैशनलिज्म, करप्शन, इनजस्टिस, डिवीज़न, इन सब चीज़ों से लड़ना है। याद रखिए, अगर आप आसमान के सूरज की तरह पूरे देश को रोशन नहीं कर सकते, अगर पूरे आसमान को रोशन नहीं कर सकते, तो एक सिंपल सा स्ट्रीट लाइट ही बन जाइए। अपने गली का एक सिंपल सा स्ट्रीट लाइट ही बन जाइए। अगर वो भी नहीं बन सकते हैं तो एक छोटा सा बल्ब ही बन जाइए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक छोटी सी मोमबत्ती ही बन जाइए। और अगर वो उतना भी नहीं होता है तो एक सिंपल सा छोटा सा दीपक ही बन के जलिए, लेकिन जलिए। याद रखिए, रोशनी, एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को चैलेंज करती है। आपका योगदान मैटर करता है, चाहे वो कोशिश कितनी भी छोटी हो, लेकिन वो हमारे देश के भविष्य को बदलने में काम आती है। तो आपका एक छोटा सा कदम, अच्छा कदम, हमारे देश के भविष्य को, हमारे बच्चों के देश के भविष्य को बदल सकता है। आप इसको ऐसे सोचिए, अगर रात में बिजली चली जाती है तो और आपके पास कुछ भी ना हो, तो मोबाइल का एक फ्लैश लाइट भी आपको बिल्कुल एक मैजिक की तरह लगता है ना। तो वैसा ही आपका एक छोटा सा कदम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर हो सकता है। तो आज हमारी तलवार हमारी वोट है, हमारा बैटल जोन कोई वार जोन नहीं बल्कि वोटिंग बूथ है। और हमारी वेपन्स क्या है? हमारी नॉलेज, हमारा अवेयरनेस और हमारी टेक्नोलॉजी। अगर आप एक क्रांतिकारी की तरह पूरी बदलाव नहीं ला सकते तो अपने छोटे से सर्किल जोन में नेता बने, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप उस नेता की आवाज़ बने जो सच्चे हैं और जो अपने देश के लिए सच में लड़ रहे हैं, बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। तो चलिए, इस 26 जनवरी पे आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, खुद से प्रॉमिस कीजिए कि मैं शिकायत कम, कंप्लेन कम करूँगा और अपना योगदान ज़्यादा दूंगा, प्लस अपने तिरंगे के रंग को अपने स्वभाव में लाऊंगा। जैसे कि केसरिया रंग साहस का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, प्लस हरा रंग करुणा का प्रतीक है, मतलब निरंतर आगे बढ़ने का और करुणा का प्रतीक है। अशोक चक्र निरंतर प्रयास करने का प्रतीक है। तो ये सारे चीज़ हम अपने स्वभाव में लाएं और अपने देश को आगे बढ़ाने में एक योगदान दें। आज के वर्ल्ड में जो लड़ाई होती है वो वेपन से नहीं बल्कि डेटा और इंफॉर्मेशन से लड़ी जाती है, यानी कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है। अगर हमें सच में इंडिपेंडेंट बनना है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें के लिए हमें दूसरे कंट्री पर डिपेंड होना बंद करना होगा, और इंडिया ये प्रूव कर चुका है
कि उनके पास हम लोग वैसा चीज़ ला चुके हैं जैसे कि यूपीआई, आधार, कोविन, रुपए, ये सब वर्ल्ड क्लास डिजिटल सिस्टम है। तो हमें इन सब फील्ड में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो इंडिया का नेक्स्ट फ्रीडम मूवमेंट डिजिटल स्ट्रेंथ के बारे में है, जहाँ पे अपनी ही खुद की टेक्नोलॉजी में हमें महारत हासिल करना, उसमें और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करना और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाना है। हमने बहुत सारे सराहनीय काम किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम करने बाकी है। जैसे कि हमारा खुद का एक सर्च इंजन भी नहीं है, हमारे पास एक ब्राउज़र नहीं है, हमारे पास अभी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए अभी भी हम फॉरेनर कंट्रीज़ पे डिपेंड हैं। और आयरनी ये है कि इन सब कंपनीज़ के सीईओ, बड़े बड़े कंपनीज़ के सीईओ इंडियंस ही हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ये चीज़ अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बहुत ही मुश्किल टाइम में, इकोनॉमिकली मुश्किल टाइम में विक्रम साराभाई जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत ही इकोनॉमिकली मुश्किल टाइम में इसरो का फाउंडेशन की नींव रखी थी। तो आज हमें वैसा ही कुछ करने का ज़रूरत है। हमें अपने साइंटिस्ट पे और अपने टेक एंटरप्रेन्योर पे भरोसा करना होगा, उन्हें रिस्पेक्ट देना होगा और उन्हें वो रिसोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो हमें टेक्नोलॉजी मतलब इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बना पाए। आप चाइना को ही ले लीजिए, उनके पास सब चीज़ अपना है, वो किसी भी चीज़ के लिए किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, खासकर टेक्नोलॉजी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उनका खुद का अपना सर्च इंजन है, सब चीज़ उनका अपना है। तो बिल्कुल इंडिया में भी वैसे ही डिजिटल इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है, जो अपना सब कुछ अपना हो और हम उसको बोल सके कि ये मेड इन इंडिया है और हमारी इंफॉर्मेशन किसी भी फॉरेन्स के ताक पे ना रहे, मतलब उनके नींव पे ना रहे। अगर हर सिटीजन्स अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से फुलफ़िल करे, ईमानदारी से पूरा करे, चाहे वो ड्यूटी किसी भी टाइप की हो, जॉब की हो, सोसाइटी की हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ की ड्यूटी हो, तो हमारा देश खुद ब खुद धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम अपनी कंटेंट अच्छे से एक्यूरेट, एरर फ्री और वेल स्ट्रक्चर्स में डिलीवर करें, ताकि किसी भी तरह के स्टूडेंट उसे समझ पाए। हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका इतना सिंपल होना चाहिए ताकि कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन अगर मेरे एजुकेशन वीडियो को देखे तो उसे अच्छे से चीज़ें समझ में आए, उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी जगे, उसके अंदर वो आग जगे और वो इंटरेस्ट जगे, ताकि वो और पढ़ने की तरफ और ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर के पढ़े। तो हमारी कंटेंट उस तरह से वेल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो आप एज ए टीचर्स को एक लाइट हाउस की तरह लो और स्टूडेंट को शिप की तरह लो, जो कि इंफॉर्मेशन के समंदर में अपने आप को नेविगेट करते रहते हैं और जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके काम की होती है, यानी कि यूज़फुल होती है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ऐसी होती है जो मिसलीडिंग होती है। तो टीचर एक लाइट की तरह, ट्रस्टवर्दी लाइट की तरह अपने आप को साइन करे ताकि स्टूडेंट सही नॉलेज तक पहुंच सके। यानी कि टीचर्स की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट के माइंड को सेव करना होता है, ताकि वो इस लर्निंग स्किल को अपने लाइफ टाइम में यूज़ कर सके और सही डिसीजन ले सके। इंडिया का प्रोग्रेस कभी भी गवर्नमेंट ओनली जॉब नहीं है, ये पर्सनल है। हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, चाहे वो वोट कास्ट करने का डिसीजन हो या फिर कोई और डिसीजन हो, या फिर हम कभी चूज़ करते हैं शॉर्टकट को छोड़ के ऑनेस्टी को, तो हम अपने देश को आगे की तरफ पुश करते हैं। तो आपकी आवाज़ मैटर करती है, आपका डिसीजंस मैटर करता है। ये एक कलेक्टिव जर्नी है जहाँ पे बदलाव आपसे, हमसे और हर उस इंसान से होता है जो अभी इस वीडियो को देख रहा है। ये सिर्फ वीडियो को देख करके आगे बढ़ने वाली बात नहीं है। आपकी एक छोटी सी स्टेप, चाहे वो कमेंट हो, शेयर हो, डिस्कशन हो, वो मैटर करती है। अगर आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो हमारे देश को, हमारे देश के भविष्य को और भी बेटर बना सकते हैं, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करें, शेयर करें, अपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड्स करें और उस आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम हमारे देश के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। आने वाले जनरेशन के लिए वो गोल्डन भारत बन सकता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाउ इज द जोश? कैन यू हियर मी? हाउ इज द जोश?
प्लीज़ अपने जोश को इसी तरह से बरकरार रखें और इंडिया के लिए फाइट करें, और आप अपना एक छोटा सा कदम, एक अपना छोटा सा स्टेप बढ़ाएं ताकि हमारे इंडिया को और भी सक्सेसफुल बनाया सके। जय हिंद, जय भारत।